Hello guys, once again welcome to our YouTube channel. तो today we are going to continue our lecture on motion graphs. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ्स को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया था. अब हम दूसरे ग्राफ पे शिफ्ट करते हैं which is velocity time graph. And let me tell you कि velocity time graph पे हमारे पास दो चीजें होती हैं. One is velocity and the other is time. एज द नेम सजेस्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो ग्राफ में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. हमें बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि एक्स एक्सिस पर हमारी जो क्वांटिटी आएगी वो होगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. अब वेलोसिटी और टाइम में से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? टाइम. तो एक्स एक्सिस पे हमेशा हमारे पास टाइम आएगा और जो हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी है विच इज वेलोसिटी वो हमेशा आएगी वाई एक्सिस पर. एंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस, ये तो उसका ओरिजिन का ही पॉइंट हो गया. अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं और अपने वीटी ग्राफ पे यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एक पॉइंट ले लूं 3,8. 3,8 मुझे बहुत अच्छे से पता है जब भी मैं किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हूँ तो जो फर्स्ट वाला मेरा पॉइंट होता है वो होता है मेरा एक्स एक्सिस का मेजरमेंट और जो सेकंड वाले का होता है वो होता है वाई एक्सिस का मेजरमेंट. अब यहाँ पर ये जो 3 है, 3 इज बेसिकली इन सेकेंड्स और वी कैन से 3 इज द टाइम. और जो 8 है, 8 इज इन मीटर पर सेकेंड और दिस इज द वेलोसिटी. अब अगर वीटी ग्राफ पे मुझे एक पॉइंट दिया है 3,8 तो उसका मतलब क्या होगा? अगर मैं इसको बहुत ही ध्यान से देखूं तो इसका मतलब ये है कि 3 सेकेंड में जो मेरा पार्टिकल है 3 सेकेंड पे मतलब थर्ड सेकेंड ऑफ टाइम पे जो मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी है दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड. और गाइस इस लेक्चर के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज नोट्स बनाइए और एक एक चीज को खुद लिखिए और समझिए. हो सकता है आपको पिछला लेक्चर 2 बारी देखना पड़ा हो या फिर उसको रिवाइज ज्यादा बारी करना पड़ा हो क्योंकि मोशन ग्राफ्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स का. तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप की वेलोसिटीज होती हैं. वन इज पॉजिटिव वेलोसिटी, द सेकेंड वन इज नेगेटिव वेलोसिटी और थर्ड हमारे पास आएगी जीरो वेलोसिटी. अब ग्राफ के फॉर्म में बात करते हैं कि ये कैसे होंगी. अगर ग्राफ के फॉर्म में हम देखें तो मेरा जो वीटी ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है. मैं अपना कार्टेशियन प्लेन बना लूं, ये है वी, ये है टी. यहाँ पर जो मेरा वेलोसिटी होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी. अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं यहाँ पर भी पॉजिटिव होगी, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी वेलोसिटी और यहाँ पर भी नेगेटिव होगी. यही अगर मैं इस केस की बात करूं तो वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव. तो यहां से गाइस मेरे पास एक कंक्लूजन निकला और कंक्लूजन ये निकला कि अबव एक्स एक्सिस, अबव दिस टाइम एक्सिस मेरे पास जो भी होगा, जो भी मेरी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी. मतलब यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा. और अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है एक्स एक्सिस के बिलो उसका ग्राफ चला गया तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है. और इन केस ऑफ दिस जीरो वेलोसिटी क्या होगा? ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस को टच करके चला जाएगा. मतलब जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल ओवरलैपिंग विद द एक्स एक्सिस या फिर कुछ ऐसा उसे से टच करके चला गया. अब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम अपने वीटी ग्राफ पे, बहुत ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. If on a VT graph the graph is below x-axis, what does this mean? वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करो. बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये. अगर मैं ये मेरा एक वीटी ग्राफ है, दिस इज वी, दिस इज टी एंड माय ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस, मान लो कुछ ऐसा कनकेव डाउन ग्राफ है, तो वेलोसिटी तो मेरी यहाँ भी नेगेटिव होगी, यहाँ भी नेगेटिव होगी.
So this means that object is moving in a negative direction. Object moves in a negative direction. Next question is, if the graph crosses x-axis, what happens at that point? अब जब ग्राफ मेरा कुछ ऐसा है, वी टी, वो एक्स एक्सिस को ऐसे क्रॉस करके जा रहा है, मान लो कोई भी रैंडम कर्व मैंने ले लिया है, ठीक है, तो क्या उस व्हाट हैपेंस एट दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट पे क्या होगा? उस पॉइंट पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। देखो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। खुद ग्राफ को रीड करो, क्योंकि ग्राफ्स को रीड करना हम ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में सीख चुके हैं और हमने पोजिशन टाइम ग्राफ्स को भी रीड करना बहुत अच्छे से सीखा था। और यहाँ पर जो मेरी वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। अब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है, जहां पर वेलोसिटी मेरी जीरो हो गई वहां पर ऑब्जेक्ट का हो जाएगा एक टर्निंग पॉइंट, वो होगा ऑब्जेक्ट का एक टर्निंग पॉइंट। अब ये बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगी और जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे। Now let us move to the next topic, which is slope of velocity time graph. अब याद करो वही सेम लॉजिक जो हमने यूज किया था अपने पीटी ग्राफ में। अब वही लॉजिक हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। V एंड P, सपोज मेरे पास ये लाइन है एक, A T1 कॉमा V1 एंड B पॉइंट इज T2 कॉमा V2। अब मुझे पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू राइज बाय रन। ये तो बहुत बार करवा दिया, अब ये तो आपको याद होना चाहिए। स्लोप इज राइज बाय रन। व्हाट इज राइज? राइज इज चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। Now what is my y coordinate? Y coordinate is velocity, और जो velocity की वैल्यू है it changed from v1 to v2। तो चेंज कितना आएगा यहाँ पर? चेंज will be v2 minus v1 and change in x coordinate this will be t2 minus t1। अब इस चेंज को मैं डिनोट कर सकती हूँ डेल्टा से, this will be डेल्टा v, और इस चेंज को डिनोट कर सकती हूँ डेल्टा टी से। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वाई डेल्टा वी बाई डेल्टा डी, एंड वीटी ग्राफ की जो मेरे पास स्लोप आई है दैट इज ऑल्सो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। सो कंक्लूजन ये निकला, राइट दिस इन योर नोट्स, दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये यूज हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सी चीज है और पूरे फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। अब हो सकता है कि अब जैसे देखो हमने पहले भी पढ़ा है कि स्लोप कितने टाइप्स की होती है, तो यहाँ पर भी जो स्लोप है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, जीरो भी, वेरिएबल भी, कुछ भी। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव स्लोप की। पॉजिटिव स्लोप, फिर आएगी मेरे पास नेगेटिव स्लोप, उसके बाद आएगी मेरे पास जीरो स्लोप, देन मेरे पास आएगी कांस्टेंट स्लोप, लास्ट में आई विल हैव वेरिएबल स्लोप। अब
वीटी ग्राफ की अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है? स्लोप तो मुझे एक्सेलरेशन देता है। अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब जो मेरी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है मतलब कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। जीरो स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। कांस्टेंट स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एंड लास्ट में वेरिएबल स्लोप का मतलब ये ही होगा दैट एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये चीज याद रखनी है कि वीटी ग्राफ की स्लोप मुझे हमेशा क्या देती है? एक्सेलरेशन देती है। अब पिछले लेक्चर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद करो, सिर्फ स्लोप का साइन देखकर हमें ये नहीं बोलना कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, उसके लिए वेलोसिटी का साइन भी देखना पड़ेगा और फिर हम बता सकेंगे कि वेदर दैट इज एक्सेलरेशन और दैट इज रिटार्डेशन। अब बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व कर लो। व्हाट डज स्लोप ऑफ अ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट? अब अगर मैं अपना एक वीटी ग्राफ बना लूं, वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले खुद सॉल्व करना। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई मेरे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट आ गई। अब वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई मतलब इसकी जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जब मैं करती हूँ वो भी जीरो आता है। स्लोप क्या है? स्लोप बेसिकली डिफरेंशिएशन ही तो है, डिफरेंशिएशन कह लो या फिर इसको रेट ऑफ चेंज बोल लो, डिफरेंशिएशन भी तो रेट ऑफ चेंज ही होता है। तो स्लोप जीरो आ गई मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन वाले वीटी ग्राफ की जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछा है, वीडियो को पॉज करना, पहले खुद सॉल्व करना। व्हाट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व्ड वीटी ग्राफ? अब अगर मैं कर्व्ड वीटी ग्राफ की बात करूं, कोई भी रैंडम कर्व हम ले सकते हैं। अगर मैं ऐसा कुछ भी कर्व सा ले लूं एक, ठीक है, तो इस कर्व में अगर मैं यहां पर एक स्लोप टेंजेंट बना लूं, फिर मैं यहां पे टेंजेंट बनाऊं, उसके बाद यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं, फिर बनाऊं यहाँ पर टेंजेंट, तो एक चीज समझ आ रही है, यहाँ पर वेलोस जो एक्सेलरेशन होगी वो जीरो होगी। क्यों? स्लोप क्योंकि ऐसी है। यहाँ एक्सेलरेशन मेरे पास पॉजिटिव होगी, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि जो थीटा है वो 90 डिग्री से ग्रेटर हो गया एंड tan ऑफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री विल बी नेगेटिव। तो इस केस में मेरे पास जो एक्सेलरेशन आ रही है वो किस टाइप की है? दैट इज variable acceleration. Now let us move to the next question. A VT graph is a straight line graph from 0,4 to 6,16. Find the acceleration. इस केस में हमें चाहिए acceleration. तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस स्लोप निकाल दो। स्लोप क्या होती है? दिस इज राइज बाय रन। Slope is rise by run. And what is rise? Rise is change in y coordinate. Change in y coordinate कितना आया? This will be 16 minus 4. Run change in x coordinate मतलब 6 minus 0. तो ये आ जाएगा 12 by 6 which is equal to 2 meter per second square. That's it. Next question is, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप क्या करोगे? आप इसको खुद एक बार सॉल्व करके देखोगे, ठीक है? और अगर नहीं हुआ फिर तो सॉल्यूशन है ही। उसने बोला है अ वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0,10 टू 5,-5। एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देता है? एक्सेलरेशन। अब ये स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? -5 -10 विच इज राइज। रन कितना हो गया? 5 माइनस 0, दिस विल बी -15 by 5 which is equal to -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
अब उसने ये भी बोला है ऑल्सो फाइंड व्हेन वेलोसिटी विल बी जीरो। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद सोचने की ट्राई करो। अगर ठीक है 2-3 मिनट तक सोचो, नहीं हुआ देन यू कैन गो विद द सॉल्यूशन। अब हमें पता है हमारे पास 3 इक्वेशंस है मोशन की। सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, उसके अकॉर्डिंगली v इज इक्वल टू u प्लस ए पी। अब यहाँ पे यार मुझे क्या चाहिए कि जो मेरी वेलोसिटी होगी वो होनी चाहिए जीरो, तो मैंने यहाँ जीरो लिया। u इज माई इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, तो मेरे पास तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी है। यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस एक्सेलरेशन मैंने निकाल ली -3 इंटू टी। अब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी और मेरे पास आ जाएगी टी की वैल्यू। टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आई? 3.33 सेकेंड्स। इसका मतलब कि 3.33 सेकेंड्स पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी जीरो। अब इस ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ सोचने के लिए। एंड लेट मी टेल यू, इसका जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। अब जीरो कैसे आएगा वो आप खुद सोचोगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दो। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पावरफुल कॉन्सेप्ट विच इज वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या देता है। अब सोचो एक सिंपल सा केस, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी v से टाइम t तक मूव कर रहा है, ठीक है, उसका वीटी ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। कैसे होगा ये भी देखते हैं। दिस इज v, दिस इज t। अगर ऐसे मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मेरे पास टाइम t तक कुछ ऐसा मूव किया है, ठीक है, और ये v है। अब ये मेरे पास बना एक रेक्टेंगल, दिख रहा है आपको। अब इस रेक्टेंगल की जो हाइट है दैट इज v, और इसकी जो विड्थ है दैट इज t, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? हाइट लेंथ इंटू ब्रेथ विच विल बी v इंटू टी। लेकिन v इंटू टी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ये भी तो सोचो। we know velocity is equal to displacement upon time, है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यार ये फॉर्मूला तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का ही आ गया। ओके, तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है दैट एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। यहां से निकला एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट हमारे पास, और इस चीज को याद रख लो, स्टार मार्क कर लो, कहीं पे भी नोट्स में लिख लो। ये दो चीजें तो देखो हमेशा याद होनी चाहिए कि एरिया क्या देगा और स्लोप क्या देगा। अब एक बार रिवीजन करते हैं। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ था जो मेरे पास, उसकी स्लोप मुझे देता था क्या? वेलोसिटी। अब यही मैं आई हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से मुझे एक्सेलरेशन मिलता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से मुझे क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आ जाएंगी, ठीक है, और उन डिफरेंट शेप्स का जो एरिया का फॉर्मूला हम लगा के आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बताती हूँ कि हो सकता है यार मैं वीटी ग्राफ में कभी ऐसे एरिया निकालूं, कुछ मतलब मेरे पास ऐसी कुछ शेप आ जाए, ठीक है। तो ये जो अबव एक्स एक्सिस वाला पार्ट है ये तो पॉजिटिव ही होता है, और बिलो एक्स एक्सिस वाला पार्ट मेरे पास नेगेटिव होता है। तो जो ये वाला पार्ट होगा इसको मैं प्लस साइन के साथ ही लिखूंगी हमेशा, और जो ये वाला पार्ट होगा इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास होती है वो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें साइन या डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। बट अगर मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो बिलो एक्स एक्सिस वाला पार्ट भी मैं
ऐड करूंगी, उसको फिर मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगी. सो लेट अस जनरलाइज दिस. If I talk about total displacement, total displacement will be equal to area above x-axis plus, नहीं, minus area below x-axis. और यही अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया अबव एक्स एक्सिस प्लस मॉड ऑफ एरिया बिलो एक्स एक्सिस. अब मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू, मॉड मुझे वैल्यू को पॉजिटिव करके दे देगा. और गाइस देखो, ये डिस्टिंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा कॉमन ट्रैप है. अगर आपने ये चीज आराम से समझ ली ना, तो हो सकता है किसी एक शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन आ गए तो आपके +8 मार्क्स तो ऐसे ही बन गए. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. बहुत सिंपल से छोटे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये, तो इनको आप अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद देख सॉल्व कर लो थोड़ा सा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट डज द एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट. एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमने अभी देखा, इट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, can area under VT graph be negative? What does this mean? Yes, हमने अभी देखा that area can be negative. Now, what does this mean? This represents the displacement and we know that displacement is a vector quantity. तो इसकी क्या होगी, मेरे पास डायरेक्शन भी होगी. Next question is, how can we differentiate between distance and displacement ऑन अ वीटी ग्राफ. हमने अभी देखा, देखो वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो. सबसे पहले तो हमने अभी देखा कि जब मेरे पास होगा डिस्टेंस, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे टोटल एरिया निकालना है. मतलब आई हैव टू ऐड ऑल एरियाज. और जहां पर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, उस केस में आई हैव टू फाइंड नेट एरिया विद साइंस. चलो ये क्वेश्चन एक बार खुद सॉल्व करो, ट्राई करो. होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा हमारे पास. ठीक है, मुझे यहाँ पर बोला गया है, ऑन अ वीटी ग्राफ v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सिंपल कैसे है, 0 से लेके ये है 0 और दिस इज 5 v t, और ये है मेरे पास 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, 8 मीटर पर सेकेंड. और यहां तक का मुझे इसने सारा बताया कि हाँ, ऐसे मुझे इस टाइम पीरियड के अंडर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है. अब वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए एरिया, मतलब मुझे इतने पोर्शन का एरिया चाहिए. एंड आई नो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, सो एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इसकी कितनी है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 8, ब्रेथ इज 5. सिंपल, मल्टीप्लाई कर दिया, I will get the displacement and I know that 8 into 5 is equal to 40. So, displacement for this case will be equal to 40 meter. That's it. Next question देखो. A particle accelerates uniformly, okay, from rest. Let's draw our VT graph.
from rest. Okay, V and T. And catches a velocity of 18 meter per second in 6 seconds. ठीक है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट किया है, एक्सेलरेशन उसकी यूनिफॉर्म है, कुछ ऐसी एक्सेलरेशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म बिल्कुल, और उसने 18 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कैच की है, कितने टाइम में, 6 सेकेंड्स में। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर दो। ये आ गया मेरे पास वो वाला डिजायर्ड पोर्शन। अब ये मेरे पास बन रहा है एक ट्राइंगल, तो मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितनी है, 18। इसको सॉल्व करेंगे, आई विल गेट 54 मीटर, विच इज माई आंसर। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको अगर हमने आराम से मतलब समझ लिया ना कैसे सॉल्व करना, तो जेई के बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन ये है, अ वीटी ग्राफ इज अ ट्रेपीजियम सच दैट वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 4 to 10 in 5 seconds uniformly. Okay. Find the displacement. ठीक है, वेलोसिटी इनिशियली कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, V2 कितना है मेरे पास, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ बनाए या इसको डायरेक्टली सॉल्व करें? It's something like this. VT graph is a trapezium, ठीक है, velocity changes from 4 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Okay. It means मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, वेलोसिटी पहले कुछ यहाँ है, फिर यहाँ गई। ओके, एंड दिस इज व्हाट द ग्राफ सेज। ओके, 4 से मेरी जो वेलोसिटी है वो गई है 10 पे। फाइन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड मेरे पास ये है एंड दूसरी साइड मेरे पास ये, इसकी मेजरमेंट्स क्या हो जाएंगी, 4 + 10, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। दिस इज द हाइट और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। अब आराम से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, हाफ इंटू 14 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 5, विच इज इक्वल टू 35 मीटर्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अब धीरे धीरे इंक्रीज तो होगा ही। On a VT graph in 4 seconds, the velocity remains constant. For the next 3 seconds, it goes from 5 to 0. All this process is uniform. Find the displacement. वीडियो को पॉज करो, स्टेप बाय स्टेप ग्राफ बनाओ और उसके बाद देखो आप क्या सॉल्व कर पा रहे हो इसे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर एक वीटी ग्राफ बना ले हम, ठीक है, इन 4 सेकेंड्स द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सबसे पहले 5 पे है मेरी वेलोसिटी, ठीक है, और 4 सेकेंड तक मेरी वेलोसिटी 5 ही रही। अब फॉर द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स इट गोज फ्रॉम 5 to 0। अगले 3 सेकेंड्स क्या हो गए, यहां पर आ जाएगा 7। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब ये भी मेरे पास एक ट्रेपीजियम ही बन गया है ना, ट्रेपीजियम बन गया है, तो इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालना तो बहुत सिंपल है। देखो, या तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा दो, या फिर क्या कर सकते हो, इस शेप को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक आ जाएगा रेक्टेंगल और दूसरा आपके पास आ जाएगा ये ट्राइंगल, और उन दोनों के एरियाज को ऐड कर दो। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। काम करते हैं, अब हम इसे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको पार्ट 1 लेते हैं और इसको लेते हैं पार्ट 2।
सो फॉर पार्ट 1 मुझे चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। इसकी लेंथ कितनी है? ये वाला जो लेंथ है इट इज 4। ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ये वाला डिस्टेंस मेरे पास, ये वाली मेजरमेंट दिस इज 5। तो यहाँ इस पार्ट की जो डिस्प्लेसमेंट आएगी दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर। अब ऐसे ही हमें सेकेंड पार्ट की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। सेकेंड पार्ट की डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस तो होगा इसका ये वाला और हाइट होगी ये वाली। बेस कितना होगा अगर मैं देखूं तो ये वाली मेजरमेंट बेस होगी विच इज 7 - 4 एंड हाइट कितनी है? हाइट इज दिस विच इज 5। सो दिस विल बी 3 into 5/2 which is equal to 15/2 आ जाएगा। ये 15/2 will be 7.5। तो ये मेरे पास आई 7.5 मीटर। अब मुझे चाहिए टोटल एरिया या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल एरिया या टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी, दोनों के एरियाज को कर दो ऐड। 20 + 7.5 विच इज इक्वल टू 27.5 मीटर। अब इसको आप ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के खुद वेरीफाई कर सकते हैं और आंसर बिल्कुल ही सेम आएगा। ठीक है। In a VT graph, the velocity changes from this. हाँ, this will be your homework question now. And इसका जो आंसर होगा, let me tell you, जो डिस्प्लेसमेंट का आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर एंड डिस्टेंस का जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर। So try solving this question on your own. अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 मीटर इन दिस। फिर अगले सेकंड के लिए ये आई टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ग्राफ। सो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। In a VT graph, the displacement of the particle is 50 meter for 10 seconds, but the total distance is this. What do you interpret from this information? ठीक है, displacement मेरी कम है मतलब, और देखो डिस्टेंस मेरा इतना है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा ग्राफ है या फिर जो मेरा पार्टिकल है वो कुछ टाइम के लिए नेगेटिव एक्सिस में चला है। पार्टिकल traveled in negative direction for some time. यहां से हम ये वो कर रहे हैं इंटरप्रेट। What does area of VT graph represent? बहुत सिंपल, अभी कितना फाइंड भी करके हटे हैं। This represents displacement. वेलोसिटी, अब ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है क्योंकि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सॉल्व कर लोगे। Now let us talk about यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वीटी ग्राफ देखकर ही पहचान सकते हो कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नहीं है। कैसे पहचानोगे? तो दो ग्राफ्स बना लेते हैं, एक बनाते हैं यूनिफॉर्म के लिए और दूसरा हम बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो मेरे पास ग्राफ होगा वो बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी विद कांस्टेंट स्लोप। एंड नॉन यूनिफॉर्म का जो मेरे पास ग्राफ होगा वो कोई भी एक कर्व सा होगा। इट कैन बी एनीथिंग, इट विल बी अ कर्व विद वेरिएबल स्लोप। ठीक है।
हाउ विल यू आइडेंटिफाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के दो जो क्राइटेरिया है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ग्राफ, और दूसरी चीज ये कि जो ग्राफ है मेरा वो होना चाहिए कांस्टेंट स्लोप का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the VT graph of a free fall? Yeah, this is really an interesting question. वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले खुद इसको ट्राई करो कि हाँ क्या ग्राफ हो सकता है। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। हमें पता है फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट रहती है, तो इसका जो ग्राफ आएगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद कांस्टेंट स्लोप। और वो कांस्टेंट स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? उस कांस्टेंट स्लोप की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टाइप के ग्राफ की तरफ विच इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं दो एक्सिस होती हैं और उनमें से एक एक्सिस पे हमें इंडिपेंडेंट वैल्यू लिखनी होती है और दूसरी पे हमें डिपेंडेंट। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज को ही फॉलो करेंगे, और वो सेम चीज क्या है? वो ये कि जब भी मैं अपना एटी ग्राफ बनाऊंगी एक्सेलरेशन हमेशा y एक्सिस पे होगा और जो टाइम है वो हमेशा x एक्सिस पे होगा, ठीक है। अब मेरे पास हो सकता है एक्सेलरेशन भी, लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन नाउ। वी नो वेरी वेल दैट एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो एक्सेलरेशन मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, और वेरिएबल भी हो सकती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मैं कब आइडेंटिफाई कर पाऊंगी अपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से? जब जो मेरा ग्राफ है, ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगी? जब मेरा ग्राफ कहां जाएगा? बिलो एक्स एक्सिस। जीरो एक्सेलरेशन तब होगी व्हेन माय ग्राफ विल बी ऑन एक्स एक्सिस, ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब जब मेरे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, और वेरिएबल एक्सेलरेशन तब होगी जब मेरे पास कोई कर्व आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट डज अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन एटी ग्राफ रिप्रेजेंट? जब भी कोई डाउट आए ना मन में, चुपचाप ग्राफ बना लो और प्लॉट करके देख लो। हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या? टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन तो सेम है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर मेरी एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है, if AT graph is below x-axis, what will be the sign of acceleration? तो अगर मैं अपना AT ग्राफ बना लूं, AT ग्राफ, साइन ऑफ एक्सेलरेशन इट इज बिलो एक्स एक्सिस, कुछ ऐसा आया, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो साइन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव व्हेन द ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस। What will be the AT graph during free fall? अब ड्यूरिंग फ्री फॉल जो वेलोसिटी नहीं, जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? g, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एटी ग्राफ मेरा कुछ कैसा बनेगा? एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, दैट्स इट। अब बात करते हैं एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम इसके स्लोप की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो मुझे देता है जर्क, और जर्क हमारे सिलेबस में नहीं है, सो हम उस चीज को स्टडी नहीं करेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है। वी विल बी स्टडिंग अबाउट एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी सेम लॉजिक के साथ ही हम लोग समझते हैं। लॉजिक मेरा क्या होगा, 80 ग्राफ लिया, ठीक है। अब मान लो मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कुछ टाइम t तक, और वो एक्सेलरेशन है a। मेरे पास उस टाइम इंटरवल के लिए बन गया एक ऐसा कुछ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल तो ठीक है मेरे पास बन गया, मैं अगर इसका एरिया निकाल लूं, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, लेंथ इज t एंड ब्रेथ इज a। तो एरिया निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ विच विल बी इक्वल टू t इनटू a। नाउ वी नो वेरी वेल a इज इक्वल टू v बाई t, है ना। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू a इंटू टी। तो गाइज ये तो मेरे पास वेलोसिटी का ही फॉर्मूला आ गया ना। यस तो यहां से कंक्लूजन मेरे पास क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि एरिया अंडर 80 ग्राफ gives velocity। और इस चीज को स्टार मार्क कर लो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो 80 ग्राफ दिया होगा और साफ साफ लिखा होगा कि फाइंड वेलोसिटी, फाइंड दिस दैट एंड ये सारी चीजें, ठीक है। तो बस यही था थ्योरेटिकल पोर्शन जितना हम कर सकते थे। अब हम क्या करेंगे, इस पे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी। वो छोटे छोटे से क्वेश्चंस है, आप उनको आराम से प्रैक्टिस करना एंड देन वी विल मूव टू द PYQs ऑफ जेई मेंस विच आर बेस्ड ऑन द ग्राफ्स। तब आपको पता लगेगा कि ग्राफ्स की जो एक्चुअल इंपॉर्टेंस है वो है क्या। सो लेट अस स्टार्ट। वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले खुद सॉल्व करना। व्हाट डज द एरिया अंडर 80 ग्राफ रिप्रेजेंट। एरिया अंडर 80 ग्राफ हमने अभी देखा, इट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 80 ग्राफ इज अ रेक्टेंगल। ओके साफ साफ ही उसने दे दिया है कि 80 ग्राफ रेक्टेंगल है, हाइट दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसने मुझे टाइम दे दिया है, मतलब जो उसकी विड्थ है दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो इन दोनों को मैं कर दूंगी मल्टीप्लाई विच विल बी 20। बात खत्म। अब अगला क्वेश्चन है एन 80 ग्राफ and 80 graph is horizontal line। ओके 80 ग्राफ बनाते हैं। इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं चाहती हूं कि आप इस क्वेश्चन को ना सबसे पहले खुद सॉल्व करो, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि आप किस चीज में लैग बिहाइंड कर रहे हो और आपको कहाँ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कहाँ आपका थॉट प्रोसेस पीछे रह रहा है। तो अभी आप उस चीज पे फोकस करो, ठीक है। मतलब पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, नहीं सॉल्व हो रहा फिर आप सोल्यूशन को देखो। An 80 graph is a horizontal line. A is equal to 3 meter per second square from 0 to 6 seconds. तो 0 सेकेंड यहाँ पर है, 6 सेकेंड ये है, ओके। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। अब यार इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कर लेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले ये मेरे पास आ गया एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 80 ग्राफ है मेरे पास, ठीक है। 80 ग्राफ का अगर मैं एरिया फाइंड आउट कर लूंगी तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 3। क्यों, क्योंकि ये जो मेरे पास डायमेंशन है दिस इज 3 और जो ये वाली डायमेंशन है दिस इज 6। सो आई विल गेट 18 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे पास ये आ गई फाइनल वेलोसिटी और जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी अपनी कैलकुलेट करना चाहूँ, जो मेरी
फाइनल वेलोसिटी ऑफ द क्वेश्चन होगी, दैट विल बी इक्वल टू, जो ये वेलोसिटी आई प्लस इसमें मैं इनिशियल ऐड कर दूं, विच विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा उसको उसमें ऐड कर देना है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसमें 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, मेरे पास आंसर आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें ग्राफ नहीं बना रहे। 80 ग्राफ में ग्राफ बनाना, देखो जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आया ना, उसने साफ साफ मेंशन किया है कि ये ग्राफ है, तो इसको बहुत ही अच्छे से सबसे पहले प्लॉट करना है और फिर सॉल्व करना है। उसने बोला है इज अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। एक्सेलरेशन चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस ग्राफ का जो मेरे पास हाइट आ गई है दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। और ये कितने टाइम में हुआ है चेंज, ये टाइम हुआ है 4 सेकेंड्स, काम हुआ है 4 सेकेंड्स में। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए मुझे चाहिए एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विच विल बी इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है कि इन एन 80 ग्राफ द एक्सेलरेशन चेंजेस लीनियरली फ्रॉम, ओके, ये है +5, लीनियरली चेंज हुई मतलब एक स्ट्रेट लाइन, और फिर वो नीचे आ गई -3 तक। कितने टाइम में, 4 सेकेंड्स में। मुझे अब निकालनी है वेलोसिटी। अब यार ये तो नेगेटिव में भी जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसका अलग एरिया निकालेंगे, इसका अलग एरिया निकालेंगे, और इसमें से इसके एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेट अस डू दिस। पर इस क्वेश्चन में जो एक छोटा सा ट्विस्ट है वो ये है, हमें ये पता करना पड़ेगा वेलोसिटी जीरो कहाँ हुई है। तो वेलोसिटी जीरो मतलब ये पता करने के लिए कि जीरो कहाँ हुई है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप से मुझे ये 80 ग्राफ की मैंने स्लोप कैलकुलेट करी, विच विल बी -3 -5/4 विच इज इक्वल टू -2। अब a इज इक्वल टू 0, 5 -2t, v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर स्लोप मेरे पास ये आ गई है ना, तो यहाँ पर इस केस में जो t की वैल्यू होगी, अगर इसको 0 के साथ इक्वेट कर दूंगी, आई विल गेट 2.5 सेकेंड्स। मतलब ये जो काम हुआ है ये 2.5 सेकेंड्स पे हुआ है। अब इस पोर्शन का अलग एरिया निकालो, इस पोर्शन का अलग एरिया निकालो, हमारा आंसर आ गया। और अगर इस चीज में कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। Now let us talk about the physical interpretation. Physical interpretation guys कुछ नहीं है, देखो मेरे पास सबसे पहले होता है पीटी ग्राफ, उसके बाद मेरे पास आता है वीटी ग्राफ, एंड लास्ट में मेरे पास आता है एटी ग्राफ। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखो कि पीटी ग्राफ में मेरे पास जो स्लोप होती है वो मुझे देती है वेलोसिटी, वीटी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो मुझे देती है एक्सेलरेशन। और इनके एरिया की बात कर लेते हैं, इसका हम एरिया डिस्कस नहीं करेंगे और एटी ग्राफ की हम स्लोप डिस्कस नहीं करेंगे। इसका एरिया मुझे दे देगा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, और 80 ग्राफ का जो एरिया होगा वो मुझे दे देगा वेलोसिटी। बस इतना सा काम है, और ये चीज अगर आपने याद कर ली ना तो कितने सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बहुत ही एक प्रैक्टिकल स्किल की। अगर तुम्हें एक ग्राफ दिया है, मान लो वो पीटी ग्राफ है, ठीक है, तो क्या तुम उसे वीटी ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो? और अगर वीटी ग्राफ दिया है तो क्या उसे एटी ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो? यार बहुत ही सिंपल चीज है ये, ठीक है। कैसे करेंगे, इस केस में ना सबसे पहले तो पीटी ग्राफ में ना हर एक पॉइंट की स्लोप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है।
और वो वीटी ग्राफ में उस इंटरवल के लिए आप प्लॉट कर देना। बहुत ही सिंपल काम है। अब ये काम कैसे होगा ये हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है। और दूसरा सेम काम करना है हमें वेलोसिटी टाइम टू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। इसमें क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे, ठीक है, और उसको एक्सेलरेशन टाइम के उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हम लोग कर देंगे प्लॉट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है ना, पीटी ग्राफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0 to 2 seconds with a slope। ओके, पीटी ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो पीटी ग्राफ मुझे दिया है, पार्टिकल 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक मूव किया है और उसकी जो स्लोप है वो कितनी है 5। फिर 2 से लेके 5 सेकेंड तक मूव किया और उसकी जो स्लोप है दैट इज -2। ओके, पहले स्लोप 5 है, फिर उसके बाद स्लोप -2 है। मतलब मुझे फर्स्ट वेलोसिटी का वैल्यू भी पता है, मुझे सेकेंड वेलोसिटी का वैल्यू भी पता है -2। अब यार इससे वीटी ग्राफ कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है। वेलोसिटी मुझे पता है ना, तो देखो 0 से लेके 2 सेकेंड तक वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये 5, ठीक है। 0 से लेके 2 सेकेंड तक 5 वेलोसिटी थी, और 2 से लेके 5 तक जो मेरी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, -2। तो ये बनेगा नेगेटिव एक्सिस में ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन। और ये बहुत ही देखो सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं किया, उसकी मेरे को स्लोप पता थी, उसको उठा के इधर प्लॉट कर दिया। अब इसी पे हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आराम से हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, और अगर कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछें। अब ग्राफ्स को यार हम लोग पढ़ते देखो इसीलिए हैं ताकि हम उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आराम से हो जाएंगे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को पढ़ना होता है, ठीक है, फिर देखना होता है किस इंटरवल में स्लोप कितनी आ रही है, वेलोसिटी स्लोप कितनी आ रही है, एरिया कितना आ रहा है, और जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व कर देते हैं। अब कुछ बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शंस है हमारे, हर एक लेक्चर में मैं डिस्कस करती हूँ कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस है। अगर मेरे पास कोई स्टीपर ग्राफ है, स्टूडेंट को लगता है कि वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है कि ग्राफ किस टाइप का है, ठीक है। अगर स्टीप ग्राफ है तो उसकी वेलोसिटी हाई होगी, एक्सेलरेशन नहीं है। अगर स्टीप पीटी ग्राफ है, अगर मेरे पास स्टीप वीटी ग्राफ है तभी मैं बोलूंगी कि उसकी ग्रेटर एक्सेलरेशन। तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पास ग्राफ कौन सा है। अब सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है, एरिया अंडर एवरी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। नहीं, ओनली एरिया अंडर पीटी ग्राफ इज गोइंग टू गिव मी डिस्प्लेसमेंट। थर्ड मिसकंसेप्शन ये है, स्लोप ऑफ एवरी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। नहीं, ओनली स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ गिव्स मी वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स मी एक्सेलरेशन। चौथा मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स को ये है कि हॉरिजॉन्टल वीटी ग्राफ मींस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पर उस ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर मेरा पीटी ग्राफ हुआ, यहां पर आएगा पीटी ग्राफ, अगर पीटी ग्राफ मेरा हॉरिजॉन्टल है तब होगा मेरा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। फिफ्थ मिसकंसेप्शन है, कर्व्ड पीटी ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पैराबोला शेप का होना चाहिए तब मेरे पास आएगी कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नहीं तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं आएगी। नेगेटिव एरिया मींस नेगेटिव डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव एरिया का मतलब होता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक और जो लास्ट मिसकंसेप्शन है वो ये कि पैरेलल पोजीशन टाइम ग्राफ सेम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पैरेलल लाइन दो अलग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं जिनकी वेलोसिटी सेम है पर स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, और इसको हमने इससे पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था। अब एंड ऑफ द लेक्चर क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देके जा रही हूँ, इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना और अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू द PYQs ऑफ जेई मेंस। तो अगर वो अच्छे से नहीं, कि ये क्वेश्चंस अगर हमारे बेसिक से क्लियर नहीं होंगे तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और फिर हमें क्या ही होगा,
फिर हमें होगी डीमोटिवेशन. सो गाइज, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर. आई होप आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा. सो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर. बाय बाय.